आपके पास नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम गिवन होगा, हाइड्रोजन एटम गिवन होगा, हेलोजन एटम गिवन होगा और कार्बन एटम गिवन होगा। तब वहां पर जाके आप क्या निकाल सकते हो, डीबी निकाल सकते हो। चलो फॉर एग्जाम्पल हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो बच्चे, आज हम बात करने वाले हैं अपने जीओसी में थोड़ी सी आगे टॉपिक, दैट इज योर आइसोमेरिज्म। वैसे जब हम जीओसी स्टार्ट करते हैं तो हम आयुपेक नॉमेनक्लेचर से करते हैं, लेकिन अगर आपको आयुपेक नॉमेनक्लेचर आता है, बहुत ही बढ़िया भाई, लगे रहिए। अब हम आगे बात करने वाले हैं आइसोमेरिज्म की। और उन बच्चों के लिए जिनको आयुपेक नॉमेनक्लेचर नहीं आता है, तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपके मेजॉरिटी कमेंट्स आयुपेक नॉमेनक्लेचर के फेवर में हुए तो वो लेक्चर भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए, तब तक के लिए बात करते हैं आइसोमेरिज्म टॉपिक की। तो चलो, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म भाई? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म आखिरकार होता क्या है? पहले फिनोमिना समझते हैं, उसके बाद इनको क्लासिफाई करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, आइसोमेरिज्म इज नथिंग, ये कौन दिखाता है? इट इज अ फिनोमिना शोन बाय आइसोमर्स। कौन दिखाते हैं भाई? कुछ ऐसे कंपाउंड जिनको आइसोमर्स के नाम से बोला जाता है, वो ये फिनोमिना शो करते हैं। ठीक है भाई, अब ये जो आइसोमर होते हैं ये कैसे पहचाना जाए? तो आइसोमर क्या होते हैं भाई? मोर देन वन कंपाउंड आपका होना चाहिए। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, मोर देन वन होना चाहिए। और वो जो मोर देन वन कंपाउंड होगा, उसमें कैसे पता चलेगा कि वो आइसोमर है? अभी देख लेते हैं। मोर देन वन कंपाउंड होना चाहिए, और वो मोर देन वन कंपाउंड क्या करना चाहिए? हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना चाहिए। ठीक है भाई, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आखिरकार होता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ भी नहीं होता, ये बताता है आपको नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। क्लियर होती है इतनी बात? अगर आपको कोई भी आइसोमर क्या करना है, डिक्लेयर करना है, तो आप ये देखोगे कि उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चे? सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोल दिया मेरे पास प्रेजेंट है C2H5O, C2H5O, और मेरे पास दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट है CH4OH, CH4OH, और मैं बोलूंगी ये दोनों आपस में आइसोमर है, तो क्या ये बात सच होगी? देख लेते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर कितने कार्बन है? डिफरेंट टाइप ऑफ एटम क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यहाँ पर कितने कार्बन एटम है? दो। यहाँ पर भी दो कार्बन एटम। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन? एक। यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? पांच। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन? चार, और एक पांच। इसका मतलब ये दोनों कैसे हुए मेरे? आइसोमर्स हुए। क्लियर होती है इतनी बात? तो आइसोमर डिक्लेयर करने के लिए कौन सा आइसोमर होगा वो भी समझेंगे, लेकिन बस आइसोमर डिक्लेयर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एटम सेम नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है भाई, तो अगर ये दोनों सेम नंबर प्रेजेंट है तो इनको अलग अलग क्यों पढ़ा जा रहा है भाई? इसके हिसाब से तो हमारा कंपाउंड सेम होना चाहिए। नहीं भाई, इनका अरेंजमेंट, इनका स्ट्रक्चर, इनका स्पेस में अरेंजमेंट क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है, जिसके कारण आपके पास क्या होती है? डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज निकल के आती है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज निकल के आती है। इज दैट क्लियर? ये दोनों कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम कंटेन करते हैं, लेकिन क्या सेम नहीं कंटेन करते? अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? तो इसी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि हम पहले क्लासिफाई करेंगे। जो एक जैसा दिखेगा उसको एक ग्रुप में डालेंगे, जो एक जैसा दिखेगा उसको अलग ग्रुप में डालेंगे। इज दैट क्लियर? चल, तो हम ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं जो क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम कंटेन करते हैं, बट उनकी आदतें, उनका तरीका, उनका बिहेव करने का तरीका कैसा है? बिल्कुल ही डिफरेंट। क्लियर होती है इतनी बात? तो आइसोमर्स कैसे पहचानोगे? कुछ नहीं करना, काउंटिंग करनी है, बस नॉर्मल मैथमेटिक्स लगानी है। नंबर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बस, नथिंग एल्स। क्लियर है भाई? चल आगे बढ़ते हैं। अब हमने आइसोमेरिज्म को क्या कर दिया? फटाफट से क्लासिफाई कर दिया, दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। आइसोमेरिज्म को बच्चे हमने क्या किया? जल्दी से दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। फटाफट से देखते हैं। हमें चाहिए एक एरो चाहिए, दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक यहां पर और दूसरा
लेट से यहां पर कर दिया। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था उसको मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोला भाई, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और यहां पर जो क्लासिफिकेशन था, यहां पर क्या बोला मैंने, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोला बच्चे लोग, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा समझते हैं इन दोनों के बारे में कि आखिरकार ये दोनों चीजें होती क्या है, आखिरकार ये दोनों चीजें होती क्या है। फटाफट से बॉक्स में डाल देती हूँ, फटाफट से बॉक्स में डाल देते हैं और फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहां पर मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया। चल, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो होगा क्या, आपके पास दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होने वाला है, सेम। यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिटवीन टू कंपाउंड्स क्या होने वाला है, सेम। यहां पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिटवीन कंपाउंड्स क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। उसके बाद अगर मैं स्ट्रक्चरल की बात करूं तो स्ट्रक्चरल में क्या दिखता है, उसका शेप, वो कैसा दिखता है, वो किस तरीके के बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब यहां पर क्या सेम नहीं होना चाहिए, कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड सेम नहीं होनी चाहिए। कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड जो है बच्चे आपके पास वो सेम नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। मान लो आपके पास C2H5OH प्रेजेंट है और C2H5 या फिर H6O प्रेजेंट है, तो एक बार ऑक्सीजन किससे जुड़ा होना चाहिए, कार्बन से, और दूसरे वाले जो मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन किससे जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन से। कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड क्या होनी चाहिए बच्चे, डिफरेंट। अगर आपने कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड डिफरेंट ढूंढ ली तो वो फटाफट से आप किसके अंडर डाल दोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंडर डाल। दूसरी बात, यहां पर क्या होना चाहिए, कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां पर कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड भी सेम है तो फिर क्या डिफरेंट होगा, क्या चीज इनको डिफाइन करेगी, यहां पर डिफाइन करेगा इनका ग्रुप्स का स्पेशियल अरेंजमेंट। ग्रुप्स का स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में वो किस तरीके से अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ऑन द प्लेन, ये सब आपका कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तब आप उसको किसके अंडर डाल दोगे बच्चे लोग, तब आप उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर डाल दोगे। इज दैट क्लियर। तो स्ट्रक्चरल कब डिफाइन होगा, जब कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड क्या होगी, डिफरेंट। और स्टीरियो कब डिफाइन होगा, जब उनका स्पेस में अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि और क्या तरीके आपके चेंज होने वाले हैं। तो हमने क्या किया, फिर स्ट्रक्चरल में भी हमने जहां जहां कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड चेंज हो रही थी उसमें हमने फर्दर अलग अलग तरीके के आइसोमर्स निकालने शुरू कर दिए। उसमें हमने फर्दर अलग अलग तरीके के आइसोमर्स निकालने शुरू कर दिए। तो मेरे हिसाब से कितने आइसोमर निकले अभी देख लेते हैं। तो हमने क्या किया बच्चे लोग, हमने इतने तरीके के आइसोमर्स फिर क्लासिफाई कर दिए। अब फटाफट से लिखूं मैं क्या, सारे आइसोमर्स लिखूं क्या मैं, चलिए लिखते हैं। सबसे पहला निकल के आया आपके पास कौन सा, चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले कौन सा निकल के आया बच्चे आपके पास, चेन आइसोमेरिज्म। उसके बाद कौन सा निकल के आया आपके पास, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या निकल के आया भाई, पोजीशन आइसोमेरिज्म, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या निकल के आया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या निकल के आया भाई, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या आया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है भाई, हो गया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्या निकल के आया आपके पास, मेटामेरिज्म। क्या निकल के आया भाई, मेटामेरिज्म। ठीक है भाई। उसके बाद क्या निकल के आया, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या है भाई, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये निकल के आ गया। अच्छा, और लास्ट क्या निकल के आया आपके पास, आपके पास निकल के आया टोटोमेरिज्म। क्या निकल के आया भाई, टोटोमेरिज्म निकल के आया। इज दैट क्लियर। तो इतने तरीके के हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्लासिफाई कर दिए। पहला कौन सा था, चेन आइसोमर। अब जिसका जो नाम है ना उसी के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। जो जो नाम है उसी नाम के बेसिस पे ही हमने इनको एक ग्रुप में रखा है। जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ, फिर डिटेल में एक करके सबको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, चेन लेंथ डिफरेंट होगी, बस और कुछ नहीं करना।
चेन लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी क्या किया बच्चे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी बच्चे लोग हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को बोला हमने कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरे को बोला हमने कॉन्फॉर्मेशनल। एक को क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आपको याद ना रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल आपको याद ना रहे, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसो, ठीक है। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में भी हमने दो पार्ट्स डिवाइड कर दिए। क्या किया बच्चे हमने, कॉन्फॉर्मेशनल या फिर कॉन्फिगरेशनल कह सकते हो। अरे ये क्या हो गया, इसको ठीक कर देते हैं। आइसोमेरिज्म, भाई ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस बिहेवियर। चल देखो देखो देखो, फटाफट से इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड क्या होनी चाहिए, यहाँ पर मैं लिख रही थी कनेक्टिविटी ऑफ बॉन्ड क्या होनी चाहिए आपके पास, डिफरेंट। और यहाँ पर मैं फिर ये लिख रही थी कि यहाँ पर आपके पास ग्रुप्स, ग्रुप्स का क्या होना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए। एरो कहाँ चला गया हमारे पास, एरो था भाई, लो एरो दोबारा बना दिया। तो एरो कैसे हैं, दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, दो पार्ट्स में। एक हो गया आपके पास कन्फिगरेशनल, दूसरा हो गया आपके पास कॉन्फॉर्मेशनल। अब कन्फिगरेशनल को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, कन्फिगरेशनल को भी दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। एक निकल के आया आपके पास ज्योमेट्रिकल, एक क्या निकल के आया आपके पास, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा क्या निकल के आया आपके पास, ऑप्टिकल। दूसरा क्या निकल के आया आपके पास, ऑप्टिकल। तो हमने आइसोमेरिज्म को इतने पार्ट्स में बच्चे क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो एक आपने आइसोमेरिज्म निकालने का तरीका क्या है, आपका आइसोमेरिज्म निकालने का तरीका क्या है, कुछ भी तरीका नहीं है, आपको बस देखना है कि आपका क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। बहुत ही बढ़िया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम, बट क्या चीज डिफरेंट होनी चाहिए, फिर उनका आयुपेक नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए बच्चे लोग, डिफरेंट होना चाहिए। आयुपेक नॉमेनक्लेचर क्या होना चाहिए उनका, डिफरेंट होना चाहिए, तभी जाके वो आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। अगर उनका आयुपेक नॉमेनक्लेचर भी सेम कर दिया तब उनको आइसोमेरिज्म आप नहीं कह सकते, आइसोमर्स आप उनको नहीं कह सकते। क्लियर है, ठीक है। चलिए तो एक एक करके आप सब कुछ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, एक नोटबुक में उतारने के लिए, ठीक है, बट मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको ढूंढना है। चलिए तो चेन आइसोमेरिज्म बोल दिया। चेन आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे पहले देखते हैं आपको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि आपके पास जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा दैट शुड ऑल्सो बी सेम। जो भी फंक्शनल ग्रुप होने वाला है वो क्या होने वाला है, सेम होना चाहिए। तो डिफरेंट क्या होगा भाई, डिफरेंट होगी हमारी पेरेंट चेन लेंथ। डिफरेंट क्या होगी बच्चे लोग आपके पास, डिफरेंट होगी पेरेंट चेन लेंथ। क्लियर है इतनी बात। चलिए फटाफट से देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके पास लेट से ये बना हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3, ये बना हुआ है, और इसी से रिलेटेड एक और मॉलिक्यूल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, CH3 CH3 CH3, इस तरीके से। तो अगर मैं दोनों को देखूं तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कैसे देखना है मुझे देखना है कि मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। तो फटाफट से देखती हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप, ये भी एल्केन ये भी एल्केन, वो भी सेम है। क्या चेंज होना चाहिए, पेरेंट चेन लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो मेरी पेरेंट चेन लेंथ कितनी आएगी, 4 की। लेकिन अगर मैं इसको काउंट करूं तो किसी भी तरीके से कर लो, आपकी पेरेंट चेन लेंथ कितनी आने वाली है, 3 आने वाली। क्लियर है, तो पेरेंट चेन लेंथ डिफरेंट हो गई, सब कुछ सेम था, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, दीज टू आर चेन आइसोमर्स।
ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैंने आइसोमर्स जब भी बोला है, मैंने बोला है कि उन दोनों का आयुपेक नॉमेनक्लेचर हमेशा ही डिफरेंट होगा, तो फटाफट से देख लेते हैं। इसका आयुपेक नॉमेनक्लेचर इज व्हाट, एन या फिर नॉर्मल ब्यूटेन। इसका क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और इसका क्या नाम नॉमेनक्लेचर हो जाएगा भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या नाम आ जाएगा भाई, 2 मिथाइल प्रोपेन। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर टू ऑल। चलिए, क्या मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, बिल्कुल समझा देती हूँ। लेट से आपके पास इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लेट से आपके पास इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और आपके पास इसी तरीके का एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसी तरीके का एक और मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं अब आपसे क्या पूछूं कार्बन के नंबर, तो यहाँ पर भी टोटल कार्बन 6, टोटल कार्बन 6, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो 1 3, कितने हो गए 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पर भी आपको साफ पता चल रहा है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12। तो आपके पास दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप, ये भी एल्केन ये भी एल्केन, वो भी सेम हो गया। अब क्या करना है आपको, दोनों में कार्बन चेन लेंथ देखनी है, तो कैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 5। यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन की चेन आ गई, 6 कार्बन की चेन आ चुकी है। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका कार्बन 5, इसका कार्बन 6, ऑलरेडी पेरेंट चेन लेंथ डिफरेंट, दोनों क्या हैं चेन आइसोमर। इसका क्या नाम हो जाएगा 1 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और इसका आयुपेक नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो आयुपेक नेम तो हमेशा ही डिफरेंट आएगा, आयुपेक नेम चाहे कुछ कर लो, चाहे वो स्टीरियो आइसोमर हो चाहे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो, आपका आयुपेक नेम हमेशा ही डिफरेंट आने वाला है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइसोमर्स पे, दैट इज योर पोजिशनल आइसोमर। कैसे ढूंढना है पोजिशनल आइसोमर, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। अगेन अब क्या देखना है मुझे, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए मेरा, सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए मेरा, सेम। तीसरी बात, मेरी पेरेंट चेन लेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम। पेरेंट चेन लेंथ शुड ऑल्सो बी सेम। तो फिर क्या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी डिफरेंट, दैट शुड बी डिफरेंट। चलिए क्या एग्जाम्पल लेके करें मैम, बिल्कुल करेंगे। देखते हैं, अगर मैं यहां पर लिख दूं CH3 CH2 CH2 OH। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल चाहिए भाई, एक और एग्जाम्पल चाहिए, CH3 CH2 या फिर CHOH CH3, ऐसे करके लिख दूं तो कैसे हो जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं, मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 3 3 3 6 7 8, यहां पर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है आपके पास, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 1। चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप यहां पर भी OH अल्कोहल, यहां पर भी OH अल्कोहल। नेक्स्ट पेरेंट चेन लेंथ सेम, कैसे हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, यहां पर कैसे हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, पेरेंट चेन लेंथ भी सेम हो गई। अब क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। यहां पे फंक्शनल ग्रुप की क्या पोजीशन है 1, यहां पर क्या पोजीशन है 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए पोजिशनल आइसोमर्स। क्या हो गए आपस में पोजिशनल आइसोमर्स। तो फटाफट से देखेंगे, अब इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा प्रोप एन 1 ऑल। क्या नाम आएगा प्रोप एन 1 ऑल, और इसका क्या नाम आ जाएगा प्रोप एन 2 ऑल। तो आपका जब भी आयुपेक डिफरेंट डिफरेंट आए, समझ जाना दैट इज योर आइसोमर्स, दैट इज योर आइसोमर्स। ठीक है, क्या मैम एक और एग्जांपल, बिल्कुल एक और एग्जांपल। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल है, लेट से फर्स्ट पे मैंने ClBr लगा दिया, और सेकंड वाले में मैंने क्या किया, मैंने यहां पर तो Cl रहने दिया पर यहां पर Br लगा दिया। तो फटाफट से देखते हैं, कितने कार्बन 3, कितने कार्बन 3, मतलब आपका पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, चेक कर लेना, सेम आएगा। दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, BrCl सेम हो गए। पेरेंट चेन लेंथ कैसे होगा 1 2 3, ऐसे ही होगा। यहां पर पेरेंट चेन लेंथ 1 2 3 ऐसे ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं,
पेरेंट चेन लेंथ भी सेम हो गई। अरे तो डिफरेंट क्या चाहिए, डिफरेंट चाहिए पोजीशन। तो पोजीशन देखते हैं, यहां पर हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप की क्या पोजीशन है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट की क्या पोजीशन है आपकी 1, लेकिन यहां पर कैसे प्रेजेंट है, 1 और 2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? आयुपैक नेम देख लेते हैं फटाफट से, देखो क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम पड़ गया भाई, बहुत बड़ा नाम है, पर नाम तो नाम है। इसका नाम देखते हैं, इसका नाम देखते हैं, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। तो नाम दोनों का चेंज है, इसका मतलब दोनों आइसोमर्स तो प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर भाई? हो जाएगा, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो दो आपने कर लिए, कौन कौन से, पहला कर लिया चेन और दूसरा कर लिया पोजीशन। जरूरी नहीं है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे यहाँ पर ये दोनों फंक्शनल ग्रुप थोड़ी होते हैं, ये क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, आपको बस पोजीशन डिफरेंट करनी है, सब्स्टिट्यूएंट सेम भी होंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, तब भी आपका काम बन जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आइसोमेरिज्म करने से पहले आपको एक टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चे, दैट इज योर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, दैट इज योर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो देखते हैं थोड़ा सा, तो स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ना। क्या होता है भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, फटाफट से हेडिंग डालिए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डीबीई। इसी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट को आप एक और नाम से जानते हो बच्चे, किसके नाम से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के नाम से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के नाम से। एक मिनट रुकिएगा बस, सैचुरेशन की स्पेलिंग, डिग्री ऑफ बच्चे क्या बोलोगे आप, अनसैचुरेशन। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से देखा जाता है, वो सब सीखते हैं। तो अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, दो मेथड है आपके पास। पहला है बाय स्ट्रक्चरल मेथड, अगर आपको स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, अगर क्या कर रखा है बच्चे, आपको स्ट्रक्चर बना के दे रखा है, तब कैसे देखो, फर्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चरल मेथड, तब आप डीबीई ढूंढोगे, डीबीई ढूंढोगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, और प्लस कर दोगे उसमें नंबर ऑफ रिंग्स। क्या होगा, नंबर ऑफ रिंग्स जो भी आपके पास प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर बच्चे आपके पास इस बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर बना के नहीं गिवन, तब आप क्या करोगे, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से भी डीबीई निकाल सकते हो। तो दूसरा है आपके पास मॉलिक्यूलर मेथड। तो मॉलिक्यूलर मेथड में डीबीई कैसे निकालते हैं भाई, डीबीई का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कार्बन जितने दे रखे हैं उसमें करोगे +1 और माइनस कर दोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है इतनी बात? तो सी क्या है बच्चे आपके पास, सी इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ कार्बन, सी इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ कार्बन। और H क्या है आपके पास, दिस इज नथिंग बट दी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और अगर मैं बात करूं X की, तो X क्या है बच्चे आपके पास, नंबर ऑफ हेलोजेंस, नंबर ऑफ हेलोजेंस। और अगर N की बात करी जाए तो N है आपके पास नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो आपके पास नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम गिवन होगा, हाइड्रोजन एटम गिवन होगा, हेलोजन एटम गिवन होगा और कार्बन एटम गिवन होगा, तब वहां पर जाके आप क्या निकाल सकते हो, डीबीई निकाल सकते हो। चलो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से, एक बेंजीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं और इसका डीबीई फाइंड करते हैं दोनों तरीके से। इसका डीबीई फाइंड करते हैं बच्चे दोनों तरीके से। तो पहला तरीका हमारा कौन सा है, बाय यूजिंग स्ट्रक्चरल मेथड, कि हमें स्ट्रक्चर गिवन है भाई बेंजीन का, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की मदद से हमें निकालना है। तो देखो आपका बोला मैंने डीबीई कैसे फाइंड आउट होगा, डीबीई इज नथिंग बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, यही तो बोला, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बेंजीन को देखूं तो इसके पास कितनी रिंग्स हैं, एक रिंग प्रेजेंट है, और कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 3। तो आपका डीबीई कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर मैं इसी का क्या निकालूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से निकालूं, मॉलिक्यूलर
फॉर्मूले की मदद से निकालूं, फॉर्मूला की मदद से निकालूं तो कैसे निकालूं? आपको पता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, C6H6 होता है। तो फटाफट से डीबीई कैलकुलेट करते हैं भाई। डीबीई कैसे आ जाएगा आपके पास? डीबीई आ जाएगा आपके पास, क्या प्रेजेंट है, कार्बन +1 प्लस माइनस कर देना है आपको। सॉरी बच्चों, कहाँ गया भाई? दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ और भी खराब हो गया है क्या? हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रही आपके पास बेंजीन रिंग, दिस इज योर बेंजीन रिंग, और आपके पास कितना निकल के आया? डीबीई, 4 डीबीई निकल के आया। डीबीई का फॉर्मूला क्या है? कार्बन प्लस वन माइनस करना पड़ेगा आपको, किससे? माइनस कर देना है नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2। तो करो भाई, कार्बन +1, कितना कार्बन है? 6 कार्बन है, +1 करना है, माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्या हेलोजन है? नहीं है। क्या नाइट्रोजन है? नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने लिखने हैं भाई? नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखने हैं 6, भूल गए भाई। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 6, तो 3 क्यों लिखा हमने? पहले ही डिवाइड कर दिया। चलो देखो कितना हो गया, 4। आपका आंसर आ जाएगा कितना? 4। कितना आंसर आ जाएगा भाई? 4 आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप किसकी मदद से करो, उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की मदद से करो, चाहे आप किसकी मदद से करो, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की मदद से करो, आपका डीबीई क्या आएगा? सेम आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये जो हमारा डीबीई होता है ये हमें कहाँ मदद करता है, किस चीज में मदद करता है? तो जैसे अब आपके पास आ गया बच्चे, किस तरीके से आपको निकालना है, चलिए फटाफट से देखते हैं। हम लेते हैं ये एक्स्ट्रा पेज, इसको करते हैं डुप्लीकेट और फटाफट से ऊपर डाल देते हैं। हमें यहाँ पर लिखना है, जल्दी से डाल देते हैं, है ना। और इस पेज को हम कर रहे हैं डिलीट, एक्स्ट्रा पेजेस को डिलीट कर दिया। चल, तो किस तरीके से मदद करेगा वो आपको? देखो, आपसे बोलेगा बता दो नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C5H12। क्या बोलेगा? नंबर ऑफ आइसोमर्स बता दो C5H12 के। तो आपको क्या करना है भाई? आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है इसका डीबीई, तभी तो आप आइसोमर बना पाओगे कि क्या ये पाई बॉन्ड कंटेन करता है, क्या ये हमारा रिंग कंटेन करता है, तभी तो आइसोमर बना पाएंगे। तो करो कैलकुलेट, C+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2, यही तो होगा। तो कार्बन कितना है आपके पास? 5, कितना दे रखा है? 6 हो जाएगा। माइनस कर दोगे हाइड्रोजन कितना है? डिवाइडेड बाय 2, तो आपका डीबी आ गया 0। मतलब आपके जितने भी आइसोमर बनेंगे ना ही उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, नो पाई बॉन्ड, या फिर क्या कह लो, नो रिंग। इज दैट क्लियर? अगर आपके पास डीबीई 1 आ जाए, अगर आपके पास डीबीई 1 आता तो इसका मतलब क्या है? या तो उसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा या तो उसके पास रिंग प्रेजेंट होगी, या तो पाई बॉन्ड या तो रिंग। अगर 2 आ जाए तो या तो 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, या तो 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, या तो 2 रिंग प्रेजेंट होंगे, या तो 2 रिंग प्रेजेंट होंगे, या तो एक पाई बॉन्ड और एक क्या प्रेजेंट होगा बच्चे? आपके पास रिंग प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप आइसोमर्स बनाओगे तब, ठीक है। अभी तो हमारे पास 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और ना ही आपके पास रिंग प्रेजेंट है। तो फटाफट से कार्बन बनाना शुरू करते हैं। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो पहला आइसोमर कैसे बनेगा? मैंने सिंपली सबको क्या कर दिया? एक तरफ लगाना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 सेम कार्बन बन गए। अब मैं क्या करूंगी? पेयरिंग चेन डिफरेंट कर दूंगी। अभी मेरे पास कार्बन की चेन कितनी है? 5। अब मुझे इसका चेन आइसोमर बनाना है। क्या करूंगी मैं? पेयरिंग चेन को कर दूंगी डिफरेंट और एक क्या लगा दूंगी? यहां पर एक लगा दूंगी ब्रांच। अब मेरी कार्बन की पेयरिंग चेन कितनी हो गई? 4। क्लियर है? तो अगर मैं इस वाले को और ज्यादा यहां पर लगा दूं तो फिर से आयुपेक नेम सेम बन जाएगा, तो हम नहीं करेंगे। तीसरा आइसोमर कैसे बनाएंगे? फिर से पेरेंट चेन लाइन डिफरेंट कर देंगे। CH3 C। अभी हमारे पास कितने कार्बन की चेन है? हमारे पास 4 कार्बन की चेन है। अब मैं कितने कार्बन की बना दूंगी? 3 कार्बन की चेन मैं कुछ इस तरीके से बना दूंगी। इज दैट क्लियर भाई? इज दैट क्लियर? बताइए, इज दैट क्लियर? तो आप इस तरीके से डिफरेंट मेथड से डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोमर्स
बना सकते हैं। इज दैट क्लियर भाई? तो आप और कोशिश करेंगे, आपको और आइसोमर देखने को मिलेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की तरफ, दैट इज योर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो क्या करोगे भाई फंक्शनल आइसोमर्स के लिए? आप देखोगे सबसे पहले कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तो मेरी मिनिमम कंडीशन है ही आइसोमर्स बनाने की। उसके बाद आप कोशिश करोगे कि इनके पास आप फंक्शनल ग्रुप देखो, और वही फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए बच्चे आपके पास, डिफरेंट होना चाहिए। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तभी वो किसकी कैटेगरी में चले जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ऐसे कौन कौन से फंक्शनल आइसोमर्स हैं जो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तब देखने को मिलते हैं? तो पहला पेयर होता है हमारे पास किसका, अल्कोहल्स और ईथर का। किसका, अल्कोहल्स और बच्चे किसका, ईथर्स का। एग्जाम्पल साथ के साथ लेते ही चलेंगे, एग्जाम्पल बच्चे आपके साथ के साथ लेते हुए चलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल C2H5OH, ये हो गया आपके पास अल्कोहल, और इसी का ईथर कौन सा हो गया, CH3OCH3। इसी का ईथर कौन सा हो गया, CH3OCH3। ऐसा करते हैं, ये एग्जाम्पल ना इसके नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सा अल्कोहल है और कौन सा आपके पास, बोलो क्या प्रेजेंट है, ईथर प्रेजेंट है। तो अल्कोहल में कौन सा हो गया भाई, अल्कोहल में हो गया आपके पास C2H5OH, और ईथर में कौन सा हो गया आपके पास, CH3OCH3। दोनों के आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 1 6, हाइड्रोजन 5 1 6, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, बट दोनों का आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया। सेकंड आ जाओ, सेकंड होता है आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। सेकंड होता है आपके पास बच्चे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है बच्चे। तो कैसे हो जाएगा, जल्दी से देखते हैं कैसे हो जाएगा। बढ़िया सी लाइन बनाए क्या, बिल्कुल बना लेते हैं। चलिए इसको लाइन बनाते हैं, ऊपर वाली लाइन भी चेंज कर दूं क्या, कर देते हैं, फटाफट से ऊपर वाली लाइन भी चेंज कर देते हैं हम, सुंदर दिखनी चाहिए भाई। लिखो भाई अल्कोहल्स एंड ईथर, अल्कोहल्स एंड ईथर, ईथर्स, लाइन बनाऊंगी। चल अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल ले क्या, इसका एग्जांपल एल्डिहाइड और कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए C2H5 C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, और यहां पर क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देख पा रहे हो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब कुछ सेम है, बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास, डिफरेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल होता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ये आपके पास प्रेजेंट होता है। तो कौन सा ग्रुप कौन सा है भाई, अभी एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे सब कुछ। एग्जाम्पल बहुत ही जरूरी है ताकि आपको चीजें याद रहें। चलिए तो एग्जाम्पल है आपके पास, वापस से एग्जाम्पल है आपके पास C2H5 C डबल बॉन्ड OH एंड CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक हो गया आपके पास नॉर्मली क्या प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा हो गया आपके पास एस्टर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया। तीसरा, सॉरी तीसरा तो हो गया, फोर्थ आता है आपके पास साइनाइड एंड, जिसको आप किस नाम से जानते हो, नाइट्राइल के नाम से भी जानते हो, एंड आइसोसाइनाइड, जिसको आप किस नाम से जानते हो, आप आइसोनाइट्राइल के नाम से भी जानते हो, आइसोनाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं। चलो भाई लाइन खींचो फटाफट से, बनाते हैं, जल्दी से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दीजिए C2H5CN, और यहां पर क्या हो जाएगा, C2H5NC, C2H5NC। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा आपके पास, फिफ्थ ग्रुप आ जाएगा आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस जो प्रेजेंट होते हैं आपके पास। चलिए बनाते हैं, स्ट्रक्चर के साथ आपको समझाएंगे।
साथ के साथ नोट बनाओ, बहुत आसानी रहेगी आगे करने में। तो प्राइमरी अमाइन कौन सा हो गया, CH3 CH2 CH2 CNH2, दिस विल बी योर प्राइमरी। उसके बाद सेकेंडरी कौन सा हो जाएगा, CH3 CH2 N CH3, क्लियर है, दिस इज योर सेकेंडरी। और टर्शरी कौन सा हो जाएगा, CH3 N CH3, और यहां पर भी आ जाएगा आपके पास CH3, दिस विल बी योर। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है आपके पास, सिक्स्थ आ जाएगा आपके पास एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल एंड फिनॉल। फिनॉल और एरोमेटिक एल्कोहल भी आपके पास एक एग्जाम्पल आ सकता है, देखते हैं कैसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपके पास लेग से क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल एरोमेटिक, यहाँ पर बेंजीन रिंग हो गई, इसके बाद CH2OH लगा दिया, CH2OH लगा दिया, यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, फिनॉल, यहाँ पर डायरेक्टली OH लगा दिया, और उसके बाद एक CH3 मॉलिक्यूल लगा हुआ। इज दैट क्लियर? तो ये सारे आपको मेनली देखने को मिलेंगे, और भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। इज दैट क्लियर भाई? चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होना चाहिए, वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। दूसरा, आपके पास फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, बट आपके पास कंडीशन है इस बार, फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए आपका पॉलीवेलेंट। पॉलीवेलेंट मतलब जो अपने दोनों साइड, तीनों साइड क्या करे, मोर देन वन एल्काइल चेन रखे, मोर देन क्या रखे बच्चे, वन एल्काइल चेन रखे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेंगे हम ईथर का, एग्जाम्पल लेंगे हम ईथर का। देखो अब डिफरेंट एल्काइल चेन होनी चाहिए, और इस एल्काइल चेन की लेंथ भी क्या होनी चाहिए भाई, आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। इस एल्काइल चेन की लेंथ क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। ईथर का एग्जांपल लेते हैं। लेग से आपके पास क्या प्रेजेंट है, CH3 CH2 O CH3 CH3, क्लियर है, ये प्रेजेंट है। इसी का एक और मेटामेरिज्म क्या बनेगा, CH3O CH2 CH2 CH3, क्लियर है। देखो कैसे होगा, यहां पर देखा जाए तो एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जो मोर देन वन कार्बन चेन रख रहा है, एक इस साइड रख रहा है और एक इस साइड रख रहा है। इधर कार्बन चेन की लेंथ कितनी है, 2, इधर भी कितनी है, 2, आपस में सेम होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसके साथ कंपेयर करने के लिए दूसरा आइसोमर आएगा उसके साथ डिफरेंट होनी चाहिए। यहां पर कितनी है, 1, और यहां पर कितनी है बच्चे आपके पास, 3। क्या एक और मेटामर बन सकता है? तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मेटामर। एक और बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे होगा, यहां पर हो गया आपके पास CH, इधर आपने कर दिया CH3, यहां पर आपने कर दिया CH3। अब आपका दोनों का आयुपेक नेम चेंज हो गया, आयुपेक नेम चेंज हो गया, इसका मतलब यहां पर 1 और यहां पर कितना प्रेजेंट है आपके पास, फिर से 3 प्रेजेंट है। तो ये दोनों आपस में मेटामर हो गए, ये दोनों आपस में मेटामर हो गए, तो टोटल मेटामर कितने हो गए आपके पास, 3 हो गए। लेट से मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट कंपाउंड है, दिस इज माय सेकंड कंपाउंड एंड दिस इज माय थर्ड कंपाउंड। तो रिलेशन क्या क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्या है आपके पास, दीज टू आर मेटामर्स। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड क्या है आपके पास, दीज टू अगेन आर मेटामर, दीज टू अगेन आर मेटामर। लेकिन अगर मैं पूछूं कि सेकंड और थर्ड का रिलेशन बता दो, सेकंड और थर्ड का रिलेशन बता दो, तो इस साइड 1 3, इस साइड 1 3, तो मेटामर्स तो नहीं है क्योंकि डिफरेंट अल्काइल चेन नहीं है। पर यहां पर देखा जाए तो मेरे ईथर पे कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट, लेकिन यहां पर देखा जाए तो मेरे ईथर के पास कौन सी पोजीशन है, सेकंड। तो दीज टू आर पोजिशनल आइसोमर्स, दीज टू आर पोजिशनल आइसोमर्स। इज दैट क्लियर भाई? तो वो वाले सारे फंक्शनल ग्रुप जो मोर देन वन एल्काइल चेन कंटेन करे, जैसे कि आपके पास कीटोन हो गया, जैसे कि आपके पास एस्टर हो गया, जैसे कि आपके पास अमाइंस हो गए, ये सब क्या होंगे भाई, मेटामेरिज्म के लिए एलिजिबल होंगे। बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि दोनों साइड आपके पास ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट एल्काइल चेन होने चाहिए, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है भाई, चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज योर
रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है एक कैसा होना चाहिए, एक आइसोमर शुड कंटेन रिंग, मतलब एक कैसा होना चाहिए साइक्लिक इन नेचर, और दूसरा कैसा होना चाहिए आपका ओपन चेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, वो साइक्लिक इन नेचर नहीं होना चाहिए, ओपन चेन होना चाहिए, ओपन चेन होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? तो एग्जांपल ले लें क्या, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपके पास प्रेजेंट है CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है, एक सीधी चेन है। इसी का आइसोमर कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये इसी का आइसोमर कौन सा हो जाएगा आपके पास, ये वाला। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 3 3 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गए, यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गए, और यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गए। दोनों के नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है आपके पास, 6। अगर मैं इसका डीबीई निकालूं, अगर मैं इसका डीबीई निकालूं तो कैसे हो जाएगा, पाई प्लस रिंग, तो आपके पास पाई कितने हैं भाई यहाँ पर 1, रिंग 0, तो डीबी इज 1। अगर मैं इसका डीबीई निकालूं, अगर मैं इसका डीबीई निकालूं तो पाई प्लस रिंग, पाई कितने हैं आपके पास 0, रिंग कितना है 1, तो कितना आ रहा है डीबी, दोनों का ही डीबी सेम आ रहा है, दैट इज योर 1 and 1। इज दैट क्लियर? तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म बहुत इजी, एक रिंग मतलब साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए बच्चे आपके पास, एक चेन, ओपन चेन प्रेजेंट होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर चेन पोजीशन एंड मेटामेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आर मस्ट बी सेम। अब हमारे पास सारे आइसोमेरिज्म खत्म होती हैं, तो फटाफट से 2-3 बातें नोट कर लो जो हमने ऑब्जर्व करी और हमने देखी भी, कि चेन पोजिशनल मेटामेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या होनी चाहिए आपके पास, आपके इन तीनों के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। यही तो हमने देखा था, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम फॉर मेटामेरिज्म, फॉर पोजिशनल एंड फॉर चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म में हम और पोजिशनल आइसोमेरिज्म में हम सब्स्टिट्यूशंस की बात भी करते हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप नहीं, सब्स्टिट्यूशंस की बात भी करते हैं। मेटामेरिज्म में ऑल्सो शो चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म, बट प्रायोरिटी इज गिवन टू दी मेटामेरिज्म। तो हमने देखा कि मेटामेरिज्म में पोजीशन आइसोमर भी शो होते हैं, पर आप पोजीशन आइसोमर को प्रायोरिटी नहीं दोगे, किसको दोगे, मेटामेरिज्म को ही प्रायोरिटी दोगे। तो मेटामेरिज्म सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में आएगा, उसके बाद आप कहीं जाके देखोगे कोई और आइसोमेरिज्म। इज दैट क्लियर टू ऑल? जल्दी से बताइए मुझे, इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब लास्ट बढ़ते हैं हम टोटोमेरिज्म पे। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस इंटरकन्वर्जन ऑफ टू आइसोमेरिक फॉर्म इनटू ईच अदर विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन अ डायनेमिक इक्वेशन। वो क्या कह रहा है, आपके पास 2 कंपाउंड होंगे, वो कैसे प्रेजेंट होंगे, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब एक से दूसरा कन्वर्ट हो रहा होगा और दूसरे से पहला कन्वर्ट हो रहा होगा, इस तरीके से आपका इंटरचेंज चल रहा होगा। देखो अब आपको टोटोमेरिज्म देखने के लिए क्या चाहिए होता है, टोटोमेरिज्म देखने के लिए आपको चाहिए होता है भाई एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, एक क्या प्रेजेंट होना चाहिए भाई, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और उस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। उस डबल बॉन्ड के साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए भाई, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहीं पे जाके आपका क्या निकल के आता है, दूसरा फॉर्म, कौन सा है भाई, ये वाला फॉर्म, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, इस तरीके से आपका दूसरा फॉर्म निकल के आएगा। अब ध्यान से देखना कैसे हो रहा है, आपके पास यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसीलिए इस पूरे पोर्शन को आप किस फॉर्म से जानते हो, कीटो फॉर्म के नाम से जानते हो, कीटो फॉर्म के नाम से जानते हो। और यहाँ पर देख रहे हो आपके पास क्या क्या है, एक तो आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड को आप किस नाम से जानते हो, ईन के नाम से, और एक आ गया आपके पास अल्कोहल ग्रुप, दैट इज नोन एज ऑल, इसीलिए आप इसको किस फॉर्म से जानते हो बच्चे, इनोल फॉर्म के नाम से जानते हो। तो अगर जब भी आपको टोटोमेरिज्म शो हो रही है तो क्या देखोगे आप बस इतना देखोगे कि आपका जहां पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके साथ में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, और ये आपकी मिनिमम कंडीशन है। इसके बाद भी टोटोमेरिज्म शो होगा कि नहीं होगा, उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ टोटोमेरिज्म पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इज दैट क्लियर भाई? तो यहाँ पर हमारे सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है भाई, खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। यहाँ पर हमने सब कुछ सीख लिया,
हमने देख लिया कि किस तरीके से चेन आइडेंटिफाई होगा, किस तरीके से पोजीशन आइडेंटिफाई होगा और किस तरीके से आगे जाके फंक्शनल ग्रुप, रिंग चेन, मेटामेरिज्म और लास्ट में टोटोमेरिज्म होगा। साथ में हमने ये भी देखा कि डीबीई कैसे प्रेजेंट होगा, डीबीई कैसे निकालोगे और नंबर ऑफ आइसोमर्स भी कैसे पता करो। ठीक है बच्चे, तो ये जो आपको वीडियो दी गई है दिस इज वेरी मच इंफॉर्मेटिव। इतने कम टाइम में मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।